प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 1, केसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके पुष्प के वार्तिकाग्र का प्रयोग केसर के रूप में किया जाता है। दूसरा, भारत में इसका उत्पादन केवल कश्मीर के पंपोर क्षेत्र में ही होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में पंपोर कश्मीर से केसर के बीजों से निकले पौधे यांग सिक्किम में लगाए गए हैं। केसर सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प के वार्तिकाग्र को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अतः कथन 1 भी सही है। इन पौधों को पूर्वोत्तर में लगाने के कारण पंपोर और यांग में जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों की समानता है। पंपोर क्षेत्र को भारत में कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इसका केसर के उत्पादन में मुख्य योगदान है। केसर उत्पादन में इसके बाद वडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिलों का स्थान है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। वायबिलिटी गैप फंडिंग के मापदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, इसके अंतर परियोजना में 20% हिस्सेदारी निजी कंपनी की होनी चाहिए। बी, यह अनुदान केवल बुनियादी परियोजनाओं के लिए ही लागू होता है। सी, सरकारी सहायता परियोजना की कुल लागत का 40% से अधिक नहीं होना चाहिए। डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग एक प्रोत्साहन योजना है जिसमें परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने के लिए सरकार द्वारा कुल पूंजीगत लागत का एक निश्चित प्रतिशत भुगतान किया जाता है। ये योजनाएं दीर्घकालिक होती हैं। इस योजना के लिए निजी प्रायोजकों का चुनाव प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से किया जाता है। वायबिलिटी गैप फंडिंग अनुदान के लिए उपयुक्त मापदंड निम्नलिखित है। परियोजना में 40% हिस्सेदारी निजी कंपनी की होनी चाहिए। अतः कथन ए सही नहीं है। यह अनुदान केवल बुनियादी परियोजनाओं के लिए ही लागू होता है, जैसे हवाई अड्डा, बंदरगाह, सड़क, पानी की आपूर्ति, शहरी क्षेत्रों में सीवरेज और ठोस अपशिष्ट का निकास आदि। अतः कथन बी सही है। परियोजना सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। सरकारी सहायता परियोजना की कुल लागत का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। अतः कथन सी सही नहीं है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। पोलावरम परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है। दूसरा, यह परियोजना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों तक ही विस्तृत है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 के खरीफ फसलों के मौसम तक पोलावरम परियोजना को पूरा करने को कहा है। पोलावरम परियोजना एक बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना है जिसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर एक बांध बनाया जा रहा है। अतः कथन 1 सही है। इस परियोजना को वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश विभाजन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किया गया था। यह परियोजना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ भागों तक भी विस्तृत है। अतः कथन 2 भी सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को। मिंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये सरीसृप होते हैं। दूसरा, IUCN द्वारा यूरोपीय मिंक को गंभीर रूप से संकटापन्न की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी डेनमार्क में मिंक पालन से जुड़े 200 से अधिक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।
मिंक गहरे रंग के मांसाहारी स्तनधारी होते हैं। नेवला, उदबिलाऊ और गंधविलाऊ भी मिंक परिवार के सदस्य हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। अमेरिकन मिंक और यूरोपियन मिंक इनकी 2 प्रजातियां हैं। चीन, डेनमार्क, नीदरलैंड और पोलैंड में मिंक्स को मुख्यतः फर के लिए पाला जाता है। कुछ चिकित्सा उत्पादों और सौंदर्य प्रसाधनों में मिंक के तेल का प्रयोग किया जाता है। IUCN द्वारा यूरोपियन मिंक को गंभीर रूप से संकटापन की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न को। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किए गए हैं। दूसरा, वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में 15वें वित्त आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, अतः कथन 1 सही है, जिसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष बाद किया जाता है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है, अतः कथन 2 सही है। इसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना, उनके मध्य करों के वितरण हेतु सिफारिश आदि करना है, अतः इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा।